Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session, that is pedagogy series, especially for CTET. तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में, यानी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक सीरीज कंटिन्यू है, ठीक है, जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस सीरीज़ में हमने अभी तक 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम यानी कि बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ EVS पेडागोजी, यानी EVS पेडागोजी के यानी पर्यावरण अध्ययन के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो जिसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं, जो CTET की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने यानी 3 सेशन में 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यानी पेडागोजी है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं आज के सेशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन पर जाने से पहले हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम किसी भी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसके साथ साथ और जो अदर ऑप्शन रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका हम यानी CDP स्पेशल या ये कहें एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, NCF 2005 को हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी ये वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। जो पेडागोजी सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि CDP में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम EVS की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो जब भी हम देखते हैं यानी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं है। यानी कि पुस्तक जो स्टार्ट होती है वो कक्षा 3 से शुरू होती है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो NCF ने उसकी संस्तुति नहीं की है। NCF मानता है कि कक्षा 2 तक हम EVS नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाएंगे, कक्षा 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ध्यानपूर्वक सुनकर आप समझने की कोशिश करना। यानी कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए NCF 2005 ये कहता है कि हम कक्षा 2 तक जो पर्यावरण अध्ययन है उसे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, या फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या फिर ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं तो यह संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ये कतई भी नहीं कि यदि कक्षा 2 में EVS की पुस्तक नहीं पढ़ाई जाए तो पाठ्यक्रम का भार कम हो जाएगा। यह ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। हाँ, ये तो क्वेश्चन में बात की गई है कि कक्षा 2 तक EVS का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं, कक्षा 3 से स्टार्ट है। तो कहीं कहीं ये बात थोड़ी सही होती है, लेकिन हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। फ्रेंड्स, ये कौन सी बात हुई कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, यानी वो पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS के ही पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ना लिखना जानते, बाकी सब तो पाठ्यक्रम उनके लिए निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन हट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यानी के लिए उनके लिए एक संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, यानी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसके लिए यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक बैठता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ये ऑप्शन सही बैठता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम होकर इसके ऑप्शन को अलग तरीके से ही पूछा जाता है कि कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है वो गणित और
ये जो भाषा के सब्जेक्ट है, गणित और भाषा विषय के अनुसार ही कुल मिला के उन्हीं में पर्यावरण विषय का अध्ययन करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी ऑप्शन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो इसका जो उपयुक्त कारण है फ्रेंड्स ये होता है बी, यानी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स आप फ्यूचर में एक टीचर बन के जाते हैं और क्लास में बच्चों के लिए आपके लिए एक टॉपिक जो प्रकरण दिया गया है, यानी कि ईवीएस की बुक में आप एक प्रकरण लेकर गए हैं, एक टॉपिक लेकर गए हैं कि बीजों का अंकुरण, बीज किस तरह से अंकुरित होते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से उनके जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं, एक पौधे के जो कार्य हैं वो किस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सबसे बेहतर तरीके से किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, यानी बीजों का अंकुरण किस तरह से बेहतर समझाया जा सकता है। यदि आप टीचर बन के एक क्लास में जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से आप बेहतर तरीके से समझाओगे। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। ठीक है, मान लिया। तो हम एक पिक्चर, एक फ़ोटो, एक तस्वीर लेकर गए जिसमें बीज अंकुरित हो रहे हैं, या बुक में भी इस तरह की कोई बात है या पिक्चर है तो उसे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी ऑप्शन ए कहता है कि अंकुरित बीजों को फ़ोटो दिखाकर, या फिर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरित बीज ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे और उसकी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस चलता है एक बीज के द्वारा पौधे का बनना, अंकुरण होना, उसकी जो प्रोसेस है उसको समझाएंगे। ठीक है, ये रही एक बात। जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसकी तरफ हम चलेंगे। पहला रहा यानी अंकुरित बीजों का फ़ोटो दिखाएंगे, उसके बाद अंकुरित बीज दिखाएंगे और उसकी प्रक्रिया को समझाएंगे। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी सी पर बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर अंकुरित बीज का एक चित्र प्रस्तुत करेंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन पर चलते हैं, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हम बच्चों से कहेंगे, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी या ईवीएस की बात करें, एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को खुद से करने, एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाए, यानी कि उनके हैंड्स को, उनके एक्सपीरियंस को प्रमुखता दी जाए। बच्चे खुद करके सीखें, खुद उस चीज़ का अवलोकन करें। इस तरह से उनका जो अधिगम है या लर्निंग है बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स हम जो बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो बच्चों को हम केंद्र रखेंगे, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, वो भी कहती है कि बच्चों को खुद से करने के लिए दे दिया जाए। बच्चे खुद से अवलोकन करेंगे, बच्चे खुद से सीखेंगे, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो फ्रेंड्स दोबारा से ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। तो फ्रेंड्स अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाने से मात्र से काम नहीं चल जाएगा। सिर्फ बच्चे उनसे अंकुरित बीजों की फ़ोटो से सिर्फ उनके मन में एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता या एक तस्वीर, एक खाका सा तो खींच सकता है कि अंकुरित बीज इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन उस विषय को हम, उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनके यानी माइंड में, उनके संज्ञान में एक इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि अंकुरित बीजों का जब प्रोसेस या फंक्शन है इस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। बी की तरफ चलते हैं, यानी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया स्पष्ट करना। कुछ हद तक ये तो सही हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी हट जाता है। सी की तरफ चलते हैं, यानी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी सजीव प्रकरण को प्रस्तुत करना चाहें, सजीव मतलब अंकुरण का प्रोसेस है एक, तो ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि बीज बोने, ठीक है फ्रेंड, बीज बोने एंड अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, यानी कि एक टीचर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा, यानी
एक बीज के अंकुरण का प्रोसेस समझाने के लिए, उस प्रकरण को, उसकी अवधारणा को समझाने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो खुद बच्चों से कहे कि बच्चे बीज को बोएं, यानी बीज बोएं, घर पे जाकर उसके अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करें, खुद से ऑब्जर्व करें और उनका चित्र बनाएं, फिर उनका चित्र बाद में बनाएं और उनकी गतिविधियाँ बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। कुल मिला के किस तरह से उसके अंदर फंक्शंस, गतिविधि होती है, उसके किस तरह से पार्ट्स बनते हैं, उस तरह से अवलोकन करें। तो फ्रेंड्स, यानी आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि बच्चे खुद से करके सीखें, खुद बच्चे बीज को बोएं, उसका अवलोकन करें और खुद से यानी उस अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आज के लिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में यदि आप एक पर्यावरण के शिक्षक बन जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन के यानी ईवीएस पढ़ाने आप जाते हैं, आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं, यानी कि आपने एक प्लान बनाया है कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएँ। ठीक है, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी किस तरह की आप अनुमति, यानी किस तरह की आप मनाही उनको करेंगे। बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे, ले जाने के बाद ये योजना बना रहे हैं तो उनसे किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे। फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन में यानी नहीं की बात की गई है तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी नहीं करने देंगे, किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। फ्रेंड्स, यदि बच्चे चिड़ियाघर में जाते हैं टीचर के साथ, यानी कि उनका एक निरीक्षण करने के लिए या किस किस तरह से कौन कौन से जानवर एक चिड़ियाघर में रहते हैं उसका पता लगाने के लिए, तो चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों का भोजन, चिड़ियाघर के जो जानवर हैं विभिन्न प्रकार के कौन कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की अनुमति तो आप दे सकते हैं कि बच्चे खुद से यह एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि कौन कौन से जानवर किस किस तरह का भोजन खाते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। एंड यानी कि इस चीज़ की तो हम अनुमति दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछेगी कि किस चीज़ की अनुमति आप नहीं देंगे, तो इस चीज़ की अनुमति दे सकते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। अब हम चलते हैं बी की तरफ, यानी चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे, यानी उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे जिन जानवरों को वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ये कहता है कि उनके फ़ोटो एकत्रित करेंगे। सी की तरफ चलते हैं, यानी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, यानी चिड़ियाघर में जो देखा उनकी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, और उसको साथ लेकर आएंगे। या फिर चिड़ियाघरों के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो फ्रेंड्स, हम किस किस चीज़ की अनुमति दे सकते हैं, तो कुल मिला के जो बी ऑप्शन कहता है चिड़ियाघरों में जानवरों को देखेंगे और उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के यदि हम एनिमल्स चिड़ियाघर में देखते हैं या बर्ड्स देखते हैं तो उनकी फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किस किस तरह से कौन से जानवर होते हैं और कौन सा भोजन खाते हैं। तो ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इस चीज़ की अनुमति दे सकते हैं। बी की भी अनुमति दे सकते हैं। यदि हम सी पर चलें, चिड़ियाघर में उन्होंने देखा उनका चित्र जो भी एकत्रित किए हैं उसके ड्राइंग कॉपी आप घर ले जा सकते हैं, इस चीज़ की भी अनुमति दे देंगे। फ्रेंड्स, डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो फिर डी ऑप्शन कहता है, डी ऑप्शन ये कहता है कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले, मतलब आप इस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे कि बच्चे यानी अपने साथ अपने घर से चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके लिए खाने की सामग्री ले जाएँ, ये इस चीज़ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाता है। नहीं के लिए पूछा कि किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे, तो एक टीचर, एक अध्यापक बनने के बाद आप चिड़ियाघर में जाने की योजना बना रहे हैं तो आप बच्चों से इस चीज़ की हिदायत दे देंगे कि बच्चे अपने साथ जानवरों के लिए कोई भी चीज़ खाने की नहीं देंगे, क्योंकि ये जो दायित्व है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ड्यूटी है, यानी चिड़ियाघर के जो कर्मचारी हैं उनकी है, वो खुद से खाने के लिए चीज़ें मुहैया कराएंगे। बच्चे सिर्फ उनका अवलोकन करें, उनका निरीक्षण करें, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या किस किस तरह के जानवर वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए खाने की सामग्री नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स, यदि यानी आपने अभी तक यानी ईवीएस पेडागोजी के जो बेस्ट 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ हमने की है, जिसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। यदि आप
अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर से देखें, क्योंकि ये 4th पार्ट है। इसके बाद 5th पार्ट और आएगा, यानी कि हम 50 क्वेश्चन को पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पार्ट काफ़ी पहले आ चुके हैं, आप उनको जाकर ज़रूर से देखें, क्योंकि जो ये 50 क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी के आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, यानी ईवीएस पेडागोजी की समझ बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। और हाँ, इनसे आपको एक हेल्प इस तरह की मिल सकती है कि किस तरह से आप पेडागोजी यानी ईवीएस की जो पेडागोजी उस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, यानी एक ईवीएस पढ़ाने जा रहा है, कोई एक टीचर है, उसको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पर चलते हैं, यानी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं चाहे हम एनसीएफ 2005 की बात करें या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें, तो पुस्तक और परीक्षाओं पर विशेष ध्यान नहीं देना भाई, ये तो इस चीज़ को बिल्कुल नकार ही दो। हम पुस्तकों को सेंटर नहीं बना सकते और परीक्षाओं को नहीं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी या गतिविधियां हैं जिनको हम यूज में लाएंगे। या बच्चों को केंद्र में रखना है तो हम बच्चे को सिर्फ एक यानी कि सुविधा प्रदाता, एनसीएफ 2005 कहता है कि एक अध्यापक से फैसिलिटेटर हो सकता है, यानी एक सुविधा प्रदाता हो सकता है, ठीक है। किताबों को केंद्र बिंदु ना बनाए, बच्चे को केंद्र बिंदु बनाए। तो ऑप्शन ए यहाँ से हट जाता है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, यानी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। हाँ फ्रेंड्स, यानी बच्चे किस तरह से सोचते हैं किसी टॉपिक को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, अपनी जो अवधारणा है, अपना जो यानी कि कॉन्सेप्ट है, किस तरह से क्लियर करते हैं, किस तरह से वो सीखते हैं, समझते हैं, उनका दृष्टिकोण, उनके विचारधारा क्या है किसी चीज़ के प्रति। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है अभी तक तो, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन पर और चलेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन हम देखेंगे। सी ऑप्शन कहता है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। तो फ्रेंड्स, जो यानी बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके जो विचार हैं उनको भी हम कुछ हद तक स्वीकार करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ये भी ऑप्शन लगभग सही बैठता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शन, यानी 3-4 में से 3 या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में बिल्कुल वेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये रहा सी ऑप्शन। अब हम डी पर चलते हैं, यानी विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ईवीएस पेडागोजी, यानी कि पेडागोजी की यदि हम बात करें तो ईवीएस की बात करें तो प्रयोगों पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। यदि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ईवीएस में इस तरह से नहीं देंगे। या पेरेंट्स, यानी बच्चों के पेरेंट्स के जो विचार हैं उनका सम्मान तो देंगे, लेकिन वो यानी सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट जो है बच्चे हैं, उनका दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, चाहे सब्जेक्ट ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले बच्चों का दृष्टिकोण रहेगा और उनका हम सम्मान करेंगे। तो फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि रिक्त स्थान, यानी कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। निम्नलिखित में से कुछ विधियां दे रखी हैं जिनके थ्रू या जिनके द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन को विशेषतः पढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से पढ़ा सकते हैं। उनमें से एक नहीं है, उसको हमें बताना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है यानी समस्या, सेकंड है हमारी सहयोगात्मक अधिगम, या फिर निर्देशित खोज, या फिर व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो फ्रेंड्स, ईवीएस की यदि हम बात करते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, तो सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। निर्देशित खोज, हम एक्सप्लोर की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर डिस्कवरी की बात करते हैं, इस विधि से भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, या व्याख्यानों द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, हम बात करें यानी कि समस्या, तो यहाँ से जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी समस्या के अलावा हम सारी जो विधियाँ हैं उनके द्वारा एक पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सबसे बेहतर विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। यदि हम पर्यावरण अध्ययन के आकलन करने जा रहे हैं तो उसका एक संकेतक नहीं है, उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन की तरफ बढ़ना है, यानी कि याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या सहभागिता। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं
यानी कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन, यदि हम आकलन की बात करते हैं तो प्रश्न पूछना, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्यतः के बिंदु है कि हम बच्चे को इस चीज़ के लिए उत्साहित करें कि बच्चे प्रश्न पूछें, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बिल्कुल न्याय और समानता के प्रति सरोकार की भावना भी उनमें विकसित करने की कोशिश करेंगे। और सहभागिता, कुल मिला के एक ग्रुपिंग, एक पीयर्स में बच्चे खुद से सीखें, उनमें एक सहयोग या सहभागिता की भावना प्रकट हो, यानी कि पनपे, इस तरह से हम करेंगे। तो यदि हम बात करें यानी याद करना, तो ये संकेतक बिल्कुल नहीं हो सकता कि बच्चे को सिर्फ याद करने के लिए दे दिया जाए कि सिर्फ आप याद करो कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक है, उससे हम पर्यावरण अध्ययन को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकते, या एक संकेतक नहीं। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर इसके लिए ये बिल्कुल हट जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी हो उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यानी पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना, क्योंकि जब भी हम ईवीएस पेडागोजी, ठीक है, या ईवीएस की बात करते हैं, ईवीएस स्टडी की यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, तो उनमें संकल्पना और मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। जो भी संकल्पना है उनको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया, ठीक है। क्यों नहीं रखा गया? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या फिर इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे, किस आयु वर्ग के बच्चे, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो संपूर्ण अपना चारों ओर का जितना भी परिवेश, एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको समग्र रूप में देखते हैं। इसलिए हम यानी पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं को, ठीक, संकल्पना मतलब कुछ परिभाषाएं और जो मुद्दे हैं उनको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की तरह नहीं रखते पर्यावरण अध्ययन में, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे को देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खुद से एक्सप्लोर करके, ठीक है, समग्र रूप में देखकर अपने परिवेश को जानते, पहचानते और उसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी ये रहा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए हट जाता है, बी हट जाता है और सी भी हट जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 या 7 जो भी है उसकी तरफ चलते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स जब भी हम थीम्स यानी कि मुख्य थीम्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, देयर आर 6 थीम्स इन ईवीएस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम हैं, सिर्फ उन 6 थीमों को निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स उसमें से यहाँ पे जो 4 थीम दे रखी हैं उसमें 3 थीम तो बिल्कुल मुख्य हैं, उसके साथ साथ कुछ 7 से 8 थीम हैं जो सब थीम जिन्हें हम कहते हैं, जो उप सब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन की तरफ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या थिंग्स वी डू एंड मेक। तो फ्रेंड्स जब भी हम मुख्य थीम की बात करते हैं तो ए यानी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये इसकी मुख्य थीम है। इसके बाद हम बात करें यानी नेक्स्ट काम और खेल, ये मुख्य थीम नहीं है फ्रेंड्स। एंड भोजन और आवास, ये मुख्य थीम है, भोजन है, आवास है। तो फ्रेंड्स 6 थीम्स की जब भी हम बात करते हैं तो 6 थीम हैं, जो भी 6 थीम हैं वो इस तरह से हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा भोजन हो गया यानी कि फूड, ठीक। उसके बाद होम हो गया यानी कि हाउस, जिसे हम शेल्टर भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद फूड हो गया, शेल्टर हो गया। इसके बाद थिंग्स यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वाला, वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते और बनाते हैं, यानी 1 2 3। इसके बाद यदि हम बात करें तो, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जब बात करते हैं यानी वर्क एंड प्ले, काम और खेल, यानी कि ये ऑप्शन वर्क एंड प्ले, काम और खेल, ये उप सब्जेक्ट के अंतर आता है, क्योंकि ये जो आता काम और खेल होम आता है यानी हमारी रिलेशनशिप वगैरह उसमें से पूछा गया है। तो ये एक उप थीम है। जब भी हम मुख्य थीम की बात करते हैं तो यहाँ से यानी आवास मुख्य थीम हो गई, भोजन मुख्य थीम हो गई, और चीज़ें हम जो बनाते हैं या खुद से करते हैं वो हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ 3 ये हो गई, 3 और मुख्य थीम है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं काम और खेल, ये मुख्य थीम नहीं है। तो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे भी कोई सा भी टेट हो या टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस आदि वगैरह, तो फ्रेंड्स 6 थीम यानी इस तरह से क्वेश्चन हमेशा से पूछा ही जाता है कि मुख्य थीमों में से निम्नलिखित में से नहीं है, या निम्नलिखित में से सब थीम या उप थीम कौन सी है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसे इम्पोर्टेंट मानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि 6 थीम होते हैं, यानी कि ईवीएस की 6 थीम निर्धारित की गई हैं और 7 से 8 उप थीम हैं। तो फ्रेंड्स उप थीम और सब थीम यानी मुख्य थीम को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मुख्य थीम कौन सी नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सी उप थीम है। तो फ्रेंड्स ये रही बात, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 9 या 8 फ्रेंड्स, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं। फ्रेंड्स पुराने समय की बात करें तो पहले कुएं होते थे, आज की हम बात करें तो हैंडपंप यानी कि नल या ट्यूबवेल वगैरह आ गए। पहले कुएं होते थे जिनसे पानी रस्सी में बाल्टी मतलब रस्सी में बाल्टी बांध कर खींचते थे। इस तरह के आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे हों तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। इस तरह के कुएँ होते थे। तो फ्रेंड्स हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। जो पुराने कुएं हमने कहीं कहीं देखे हैं तो वो सूखते जा रहे हैं, मतलब सूख गए। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था। तो जितने भी हम कुएं देखते हैं कहीं कहीं दिखाई दे जाता है, तो 25-30 साल पहले उनमें बहुत पानी था, हमारे बुजुर्ग ऐसा बताते हैं। परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो कुओं में पानी सूखने का सही कारण क्या हो सकता है? यानी कि एक से अधिक भी कारण हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो फ्रेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुएं से भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, यानी कि झीलों और तालाबों में पानी इकट्ठा होता था, अब वो पानी ख़त्म हो गया, इसलिए कुओं का पानी सूख गया है। ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, यानी पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, यानी कि बहुत जगह जो सीमेंटेड रोड या फिर कोलतार जिसे हम डाबर की सड़क कहते हैं उस तरह से कंक्रीट बिछ गई है, तो कुओं का पानी सूख गया है। या फिर सी की तरफ चलें, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगे हैं। या फिर डी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स भूमिगत पानी को खींचने के लिए, यानी भूमिगत जो पानी है कुओं में जो पानी होता था उसे खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, यानी कि ज़मीन के पानी को खींचने के लिए जो ट्यूबवेल हैं मोटर द्वारा वो लग गए हैं, इसलिए पानी सूख गया है। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, यानी कि हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात को स्वीकार करता है कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था। जब भी हम वर्षा जल संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि आज संरक्षण नहीं हो पा रहा वर्षा जल का, इसलिए कुएं आदि सूख गए। तो ये ऑप्शन सही बैठता है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन पर। तो जब भी हम पेड़ों के काटने की बात करते हैं क्योंकि जंगल ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं और कुओं के आसपास के क्षेत्रों में मतलब कोलतार और सीमेंट बिछ गई है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है। यदि हम सी की बात करें, यानी कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यदि कुओं का उपयोग लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि कुओं में पानी ख़त्म हो गया है, यदि कुओं में पानी होता तो उनका उपयोग करते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं के लिए पूछा कौन कौन से ऑप्शन सही होते हैं, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट की बात करें, यानी भूमिगत पानी को खींचने के लिए, हाँ, जो भी ज़मीन के अंदर वाटर है, पानी है, उसे खींचने के लिए जो ट्यूबवेल यानी मोटर वाले पंप लग गए हैं वो लग गए हैं, इसलिए भूमिगत पानी ख़त्म हो जा रहा है। जो कुओं में पानी होता था वो भूमि के अंदर से ही तो आता था, तो मोटर लग गई हैं हर घर में लगभग, तो इसलिए पानी सोखता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी बिल्कुल
डी सही होता है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, एक यहाँ से हट जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, यानी ए में कहता है यानी कि सी, डी और बी। ये फ्रेंड्स हमने देखा कि सी को हटा दे, सी नहीं है तो ए में सी है, सी ये हट गया ऑप्शन ए, सी में इस वाले में सी है, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया। तो फ्रेंड्स सही जो ऑप्शन है हमारे लिए बी रहेगा, यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए, बी और डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑप्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुओं से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो फ्रेंड्स एक इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं और इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन आ गया। देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ऑप्शन अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से सीटेट अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देता है, ऑप्शन चेंज कर देता है कई जगह, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो उसका मेन ये कहें कि टॉपिक होता है, उस पर हम जाएंगे। यानी कि कक्षा 1 और 2 के लिए जो पर्यावरण की पुस्तक है वो क्यों निर्धारित नहीं है, वो 3 से क्यों स्टार्ट होती है, इस बात को पूछा गया है। यानी कि ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में अलग विषय के रूप में निर्धारित किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। 2 पर चलते हैं, यानी कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कक्षा 2 में यदि हम देखें तो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पर्यावरण अध्ययन को क्यों नहीं पढ़ सकता, ये भी ऑप्शन हट जाता है। सी पर चलते हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, ठीक। और इसको और देख लेते हैं डी को, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि भाषा के द्वारा होता है मुद्दा, ये उनका संपादन, ये बिल्कुल सही है, यानी भाषा के द्वारा, सिर्फ भाषा के द्वारा नहीं, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। डी पर चलते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका संपादन भाषा और गणित यानी इंग्लिश और हिंदी की जो बुक है उनके द्वारा, और गणित विषय है उसके द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सारे के जो जितने भी यानी संबंधित मुद्दे हैं या जितनी भी संकल्पना है उनको भाषा और गणित यानी कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों सब्जेक्टों के द्वारा ही ये कहें कि इन दोनों की पुस्तकों के द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन को समझा दिया जाता है, इन्हीं में पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया, इसका एक जो मेन या प्रमुख कारण यही है कि पर्यावरण अध्ययन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका क्लैरिफिकेशन ही, मतलब उनको बच्चों में संपादन की जो दृष्टिकोण रखा गया है, यानी कि भाषा, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, भाषा और गणित के द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यानी 10 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, यानी पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यदि हम चित्र को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों में सबसे ज़्यादा आकलन कौन सी चीज़ से हो सकता है, यानी अवलोकन और अभिलेखन द्वारा, अभिव्यक्ति द्वारा, या चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चे में कौन सी जो प्रवृत्ति है वो जागृत हो सकती है, कौन से कौशल का विकास हो सकता है, अवलोकन और अभिलेखन का, अभिव्यक्ति का, विश्लेषण का या प्रयोग का। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी बच्चे को चित्र दिखा रहे हैं, एक चित्र मैं एक चार्ट पे हमने चित्र लगाया और बच्चों को कहने लगे कि बच्चों इसमें पढ़ो, इसे समझने की कोशिश करो, इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही हैं आपको, तो बच्चे, ठीक है, तो बच्चे अवलोकन करेंगे उसका, ठीक, उसके साथ साथ उसका अभिलेखन करेंगे, एंड देन अपनी जो अभिव्यक्ति, ठीक है, अपना जो एक्सप्रेशन है, कुछ अपनी जो विचारधारा उससे संबंधित डिफरेंट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि
एक बच्चा, पहला बच्चा दूसरी चीज़ बताएगा, दूसरा तीसरी, तीसरा चौथी, कुल मिला के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो निर्धारित करेंगे और उस चीज़ का फिर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यदि उनको ग्रुप में कर दिया जाए कि आप विश्लेषण करो। जब भी हम प्रयोग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स प्रयोग, एक चित्र का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। अब हम बात करें यानी ऑप्शन के लिए, तो ए, बी और यानी कि ए बिल्कुल सही होता है, बी सही होता है, सी सही होता है। तो ऑप्शन में चलेंगे यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ए बी सी, यानी ए बी सी बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, तो ए बी सी बिल्कुल सही है, यानी लास्ट वाले 11th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के सेशन के लिए यानी लगभग 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यानी 40 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं यानी ईवीएस पेडागोजी के। तो फ्रेंड्स ये थी सीरीज़ यानी बेस्ट ईवीएस क्वेश्चंस, बेस्ट 50 क्वेश्चंस और ईवीएस यानी ईवीएस पेडागोजी के जो 50 क्वेश्चन है उसमें से हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे यानी कि कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने यानी 3 पार्ट, पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके वो 3 पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद ये जो 4th पार्ट है इसको भी देखें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाएगी ईवीएस पेडागोजी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने में आपकी ठीक है समझ अच्छे से बेहतर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़, जिसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 4 था। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट के द्वारा अपने क्वेरी, अपने फीडबैक ज़रूर से दें। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन के प्रति आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न उठता है दिमाग में, तो ज़रूर से बताएं कमेंट के द्वारा। और ठीक है, यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।